क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है वो अर्थ पे यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म नहीं है। अब हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, अगर याद होगा कभी आपको अपना ज्योग्राफी की क्लास, कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसी कुछ चीज होती है। अब लैटिट्यूड होता क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ ट्रेवल कर रहे हो तो क्या बायोडाइवर्सिटी आपको एक जैसी रहेगी? नहीं। ऐसा देखा गया है इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती चली जाती है। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? सो हेलो हाय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। बट अभी हमें ये बात भी पता है नीट में ज़्यादा टाइम हमें नहीं बचा है अभी। तो अभी हमें अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस तरीके से करना है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसिस देना है। जैसे कि आज मैं एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक चैप्टर का टॉपिक है। सो हम डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक्स में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी से सेंस क्या है? पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी से हमारा मतलब है बायोडाइवर्सिटी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अर्थ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है वो अर्थ पे यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमें एक बात ये पता है कि बायोडाइवर्सिटी ना अर्थ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर किस तरह से बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहां पर चीज को समझेंगे जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, अगर याद होगा कभी आपको अपना ज्योग्राफी की क्लास, कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसी कुछ चीज होती है। अब लैटिट्यूड होता क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। सो अर्थ का सबने ग्लोब देखा होगा, राइट? कैसा दिखता है? सो अर्थ इज अ काइंड ऑफ अ स्फीयर। सो यहां पर आप देख सकते हो ये कुछ लाइन्स हैं। पहली आपको देखो ये इक्वेटर है, इक्वेटर का सबने नाम सुना होता है। अब इक्वेटर के बाद भी कुछ लाइंस ऐसी आती है, जैसे आपने सुना होगा एक यहां पर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न हेमिस्फेयर में। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में हमारा क्या मिलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां पर आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये कैसा रीजन है अर्थ का? ये ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर आ जाता है टेम्परेट रीजन, फिर आ जाता है आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल। तो अगर हम सपोज ट्रेवल कर रहे हैं, कहां से ट्रेवल कर रहे हैं? इक्वेटर से पोल की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। तो अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ ट्रेवल कर रहे हो तो क्या बायोडाइवर्सिटी आपको एक जैसी रहेगी? नहीं। ऐसा देखा गया है इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां मिलती है? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी इक्वेटर के आसपास, यानी ट्रॉपिकल पार्ट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। टेम्परेट में थोड़ी कम है, उसके बाद पोलर रीजन्स में और भी कम बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाती है अगर हम लैटिट्यूड के हिसाब से देखें तो इसी को लैटिट्यूड बोलते हैं। इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्किल है, एंटार्क्टिक सर्किल है, ये सब क्या है? ये लैटिट्यूड्स है। सो बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर से पोल्स की तरफ कम होती है, इसी को लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब इस चीज को ना हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जैसे एनसीईआरटी में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी कोट किए हैं। कोलंबिया एक कंट्री है
जो कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है। अब कोलंबिया को अगर हम देखते हैं, कोलंबिया में कितनी बर्ड्स की स्पीशी मिलती हैं, यहां पर देख लो 1400 बर्ड की स्पीशी है कोलंबिया में। वहीं पर अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें जो 41 डिग्री नॉर्थ है, और ग्रीनलैंड की बात करें जो 71 डिग्री नॉर्थ है, तो न्यूयॉर्क में 105 स्पीशीज हैं बर्ड की, ग्रीनलैंड में वहीं 56 स्पीशीज हैं बर्ड की। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, बायोडायवर्सिटी या नंबर ऑफ स्पीशीज कम होते चले जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों है, क्यों ट्रॉपिक्स में बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो इसको हम समझते हैं, इसके एनसीईआरटी ने ना 3 इंपॉर्टेंट रीजन दे रखे हैं क्यों ट्रॉपिक्स पे डायवर्सिटी ज्यादा है और क्यों पोल्स पे या टेम्परेट रीजन में बायोडायवर्सिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो सबसे पहले ना इन्होंने बोल रखा है स्पीशिएशन, यानी स्पीशीज के बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है, अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी जहां पर टाइम ज्यादा अवेलेबल होगा वहां पर स्पीशीज ज्यादा क्रिएट होंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको भी ज्यादा टाइम मिले तो आप भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, आपको ज्यादा समय मिलेगा चीजों को क्रिएट करने का। नेचर के साथ भी ऐसा ही है, अगर टाइम ज्यादा अवेलेबल होगा तो स्पीशिएशन भी ज्यादा होगा। तो ट्रॉपिक्स को क्यों ज्यादा टाइम मिला, टेम्परेट को क्यों नहीं टाइम मिला, इसको भी हम समझेंगे। तो इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ट्रॉपिक्स जो थे ना, ट्रॉपिक्स को अगर तुम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ट्रॉपिक्स रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रहे थे, जबकि जो टेम्परेट पार्ट था, जो पोल्स के पास वाला पार्ट था, इन्होंने क्या देखा है, इन्होंने फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन को फेस किया है। जैसा आपने आइस एजेस का नाम सुना होगा, तो फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन यानी बहुत जल्दी जल्दी ग्लेशियर्स का बनना, ये कहां पर देखा गया था, टेम्परेट पार्ट में, जबकि ट्रॉपिक्स में ये इशू नहीं था। तो ट्रॉपिक्स जो थे वो अनडिस्टर्ब थे, उनको ज्यादा टाइम मिला, उनको ज्यादा स्पीशीज वहां पर क्रिएट हुई। तो एक तो ये रीजन हो गया कि ट्रॉपिक्स में क्यों बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। सेकेंड रीजन है ट्रॉपिकल एनवायरमेंट जो होता है वो लेस सीजनल होता है, मोर और लेस सेम ही रहता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट रहता है, प्रिडिक्टेबल होता है। तो इस तरह का अगर एनवायरनमेंट होता है जो कांस्टेंट है, प्रिडिक्टेबल है, जहां पर चेंजेस कम है, वहां पर नीश स्पेशलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे स्पीशीज भी ज्यादा क्रिएट होती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ट्रॉपिक्स में सोलर एनर्जी भी ज्यादा अवेलेबल होती है। ट्रॉपिक्स यानी इक्वेटर के पास लाइट ज्यादा अवेलेबल होती है, पोल्स तक जाते जाते लाइट कम हो जाती है। तो अगर लाइट ज्यादा अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और ये भी कहीं ना कहीं ज्यादा बायोडायवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है कि ट्रॉपिक्स में क्यों बायोडायवर्सिटी ज्यादा है और टेम्परेट या पोलर पार्ट्स में बायोडायवर्सिटी कम क्यों है। नेक्स्ट इसमें हम एक चीज कवर करेंगे जिसको बोलते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स। अब क्या चीज होती है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप? तो यहां पर हम एक साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये क्या थे, एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे। तो ये बेसिकली गए साउथ अमेरिकन जंगल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। इन्होंने एक चीज नोटिस करी, जितना ज्यादा आप एरिया एक्सप्लोर करोगे स्पीशीज रिचनेस या स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट तक स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, उसके बाद वहां पर एक सैचुरेशन सा हमें देखने को मिलता है। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। और अगर आप इस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपको पता है कैसा मिलेगा, आपको मिलेगा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम डिस्कस करेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा दिखता है, और इसको ना हम मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को अगर लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसकी इक्वेशन होगी log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। यहां पर हमें ये ग्राफ देखने को मिल रहा है। अब यहां पर देखें 2 ग्राफ हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है ये log स्केल पे है। इसकी इक्वेशन आपको दिख जाएगी log s log c प्लस z log a। तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये वाला जो ग्राफ है जहां पर कर्व आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, s इज इक्वल टू c a टू द पावर z। अब यहां पर ये सारे टर्म्स क्या हैं, s क्या है, c क्या है, a क्या है, z क्या है, इनको हम समझते हैं। S है स्पीशीज रिचनेस, C है Y इंटरसेप्ट,
ए हमारा है एरिया एंड जेड क्या चीज है, जेड है हमारा रिग्रेशन कॉफिशिएंट। Z is the regression coefficient। इस टॉपिक से पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो, ये वही क्वेश्चन है, पूछा गया है ट्रॉपिकल रीजन में क्यों बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, स्पीशीज रिचनेस ज्यादा देखने को मिलती है। सो हम एनालाइज करेंगे हर एक स्टेटमेंट को वन बाय वन। Tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification. This statement is completely correct. ये statement पूरी तरह से ठीक है। Tropical environment are more seasonal, नहीं, this is wrong. Tropical environment are less seasonal. Tropical environment are less seasonal. Tropical environment कैसे होते हैं? Less seasonal होते हैं, temperate ज़्यादा होते हैं। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, ये भी ठीक है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन, ये भी हमने डिस्कस किया था। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहते हैं और प्रिडिक्टेबल होते हैं, ये भी ठीक है। सो हम देख सकते हैं स्टेटमेंट बी रॉन्ग है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए सी डी एन ई। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं, हु ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एरिया। तो किसके बारे में हमने पढ़ा था, जर्मन नेचुरलिस्ट, क्या नाम था इनका, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स को एक्सप्लोर किया था और स्पीशीज और एरिया रिलेशनशिप को नोटिस किया था। नाउ नेक्स्ट इज ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल हाउ इज दिस इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। अगर इसी को हम लॉग स्केल पे प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ये आ गई हमारी इक्वेशन। सो आंसर क्या होगा, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, read the following statement related to species area relationship. How many of the given statement are correct? हमें correct statement को ढूंढना है। So the equation for species area relationship is equal to log c is equal to, नहीं, हमने क्या पढ़ा था, log s is equal to log c plus z log a, right? So ये क्या हो गया, this is wrong. Ecologists have discovered that the value of z lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group. Yes, z जो है, जो regression coefficient है, इसकी value 0.1 से 0.2 के बीच लाई करती है regardless of the taxonomic group. For entire continent z value, अगर हम एक बड़े continent की बात करते हैं तो z की value थोड़ी ज़्यादा होती है, it can range from 0.6 to 1.2. For frugivorous birds and mammals in the tropical forest of different continents, the slope is found to be 1.15. ये सारा factual है which is given in NCERT. So ये statement भी हमारा ठीक है। So अगर हम देखेंगे how many of the given statements are correct, so ये वाला correct है, second, 3 and 4. So 3 statement correct है, statement 1 is wrong. Choose the right order for the countries according to diversity of bird species. अब हमें देखा था सबसे ज्यादा बर्ड स्पीशीज किसमें थी, कोलंबिया, देन इंडिया, इंडिया में 1200 के अराउंड बर्ड स्पीशीज हैं, कोलंबिया में 1400 के अराउंड हैं। फिर आ जाता है न्यूयॉर्क, देन लास्ट में ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में बर्ड की स्पीशीज हमने देखा था बहुत कम है क्योंकि वो बिल्कुल नियर द पोल्स है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, कोलंबिया 3, इंडिया, देन न्यूयॉर्क, लास्ट में ग्रीनलैंड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे एक असर्शन रीजन को प्रैक्टिस। ट्रॉपिक्स हैज मोर स्पीशीज देन पोलर टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिक्स में स्पीशीज ज्यादा हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, नहीं। हमने देखा था
इक्वेटर से पोल की तरफ हम जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन तो ठीक है बट रीजन क्या है, फॉल्स है यहां पर। सो हमने पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को समझा, स्पीशी एरिया रिलेशनशिप को भी समझा है। अब इस टॉपिक पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एक लिंक मिलेगा टैप एंड टेस्ट का, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस टॉपिक पे बेस्ड आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। देखिए आपकी कितनी अच्छी इस टॉपिक पे आपकी ग्रेस्प है, आप कितना अच्छे से इस टॉपिक को समझ चुके हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, please make sure that you are sharing this video and liking this video and subscribing to the Extra Marks NEET channel. Thank you.